इस शहर का नाम है अविनाशी। नाम जितना सुंदर उतना ही रहस्यमय। यहाँ की हवा में एक बेचैनी है जो सतह के नीचे छुपी रहती है। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर कोई न कोई पहेली छुपी है। यहाँ की इमारतें पुरानी हैं, दीवारों पर समय की परतें जमी हैं। इन परतों के नीचे कई राज दबे हैं। लोग कहते हैं यह शहर अपनी कहानियां खुद लिखता है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ अजीब हादसों की बाढ़ आ गई थी। कभी कोई व्यापारी बालकनी से गिरा, कभी नेता की कार नदी में जा गिरी, कभी पत्रकार लिफ्ट में फंस गया। पुलिस ने सबको हादसा मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था इन हादसों के पीछे कोई कहानी छुपी है। ये सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, वे सवाल नहीं पूछते। शायद वे डरते हैं या सच जानना नहीं चाहते। पर मेरा काम है सच को खोजना। मैं उन चीजों को देखता हूँ जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस शहर की हर सड़क, हर चौराहा मुझे एक कहानी सुनाता है। इन कहानियों में एक गहरा संबंध है जो किसी को नजर नहीं आता। कोई है जो इस शहर को अपनी मर्जी से चला रहा है। हम सब उसके खेल के मोहरे हैं, बस हमें पता नहीं है। मेरा नाम आर्यन है, डिटेक्टिव आर्यन। मैं पुलिस में नहीं, एक प्राइवेट जासूस हूं। मेरा काम है उन गुत्थियों को सुलझाना जिन्हें पुलिस छोड़ देती है। मुझे भीड़ में चलना पसंद नहीं, मुझे अकेले सोचना अच्छा लगता है। मैं चीजों को वैसे नहीं देखता जैसे वे दिखती हैं, मैं उनके पीछे की वजह ढूंढता हूं। मेरे लिए हर चेहरा एक किताब है, हर घटना एक कहानी। और अविनाशी शहर मेरे लिए सबसे बड़ी पहेली है। मैं अपने छोटे से ऑफिस में बैठा था, सामने शहर का नक्शा फैला था। उन जगहों पर लाल निशान लगाए थे जहां ये अजीब दुर्घटनाएं हुई थीं। पहली नजर में ये निशान बेतरतीब थे, लेकिन घंटों देखने के बाद मुझे उनमें एक छिपा हुआ डिजाइन दिखा, जैसे मैं किसी बड़े खेल का हिस्सा बन गया हूं। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं सबूतों से ज्यादा इंसानों पर ध्यान देता हूं। मैं क्यों पर ध्यान देता हूं, क्योंकि वहीं असली अपराधी छिपा होता है। इन मामलों में क्यों का जवाब गायब था। कोई मकसद नहीं, बस एक खालीपन। यही खालीपन सबसे ज्यादा डरावना था। मुझे पता था मेरा सामना किसी आम अपराधी से नहीं, एक सोच से है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इंसानी भावनाओं के रंगों से अपनी तस्वीर बना रहा है। मुझे उस तस्वीर को पूरा होने से पहले ही रोकना था। मैंने सभी केस फाइलों को फिर से पढ़ना शुरू किया। पुलिस की रिपोर्ट में सब कुछ तार्किक था। पुरानी बालकनी, खराब ब्रेक, दिल का दौरा। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था ये इतना आसान नहीं है। अगर ये सब सिर्फ हादसे थे तो ये एक साथ क्यों हो रहे थे, और मरने वाले सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सफल क्यों थे। मैंने उन जगहों का दौरा किया जहां ये घटनाएं हुई थीं। हर जगह एक अजीब सी मौजूदगी महसूस हुई, जैसे किसी ने इन जगहों को बहुत ध्यान से चुना था। फिर मेरी नजर एक छोटी सी बात पर गई। हर घटना से कुछ दिन पहले मरने वाले की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया था। व्यापारी ने नया नौकर रखा, नेता ने नया मैकेनिक, पत्रकार ने नया डॉक्टर। ये सब मामूली बातें थीं, लेकिन मेरे लिए बड़ा सुराग, ये नए लोग कौन थे? क्या उनका इन हादसों से कोई लेना देना था? मैंने इन नए लोगों की जानकारी निकाली। वे सब साधारण थे, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, लेकिन घटना के बाद वे सब गायब हो गए। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था। ये लोग सिर्फ मोहरे थे जिन्हें किसी ने इस्तेमाल किया था, जैसे शतरंज का खिलाड़ी अपने प्यादे को कुर्बान कर देता है। अब तस्वीर साफ हो रही थी। कोई है जो इस शहर को शतरंज की बिसात समझता है। वह खुद कोई अपराध नहीं करता, बस अपनी चाल चलता है। वह हालात ऐसे बनाता है कि लोग खुद ही गलती कर बैठें। वह लोगों के लालच, डर और कमजोरियों का फायदा उठाता है। यह खिलाड़ी बहुत चालाक था। वह जानता था कि पुलिस कैसे काम करती है, कानून के दायरे में रहता था। उसने कभी किसी को सीधे अपराध के लिए नहीं कहा, बस छोटी छोटी सलाहें दी, जिनसे लोग अनजाने में उसकी चाल का हिस्सा बन गए। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। वह लोगों की कमजोरियों को अपना हथियार बना रहा था। मुझे अब उस खिलाड़ी की सोच को समझना था। उसका मकसद क्या था? क्या वह पैसे के लिए यह सब कर रहा था, या यह सिर्फ एक खेल था? मुझे उसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना था, क्योंकि अगर मैं चूक गया तो और भी बेगुनाह मारे जाएंगे। ये दो दिमागों की लड़ाई थी। एक शतरंज की बाजी, जहां हार का मतलब मौत था। मुझे एक ठोस सुराग चाहिए था। मैंने सबसे ताजा मामले पर ध्यान लगाया, मशहूर लेखिका राधिका शर्मा की मौत।
पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताया, लेकिन मुझे शक था। राधिका समाज के बड़े लोगों पर सवाल उठाती थी। वह कई लोगों की आंखों में खटकती थी। मैंने ट्रक ड्राइवर से मुलाकात की। वह डरा हुआ था, बार बार कह रहा था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसने बताया, कुछ दिन पहले एक आदमी मिला था जिसने उसे नया शॉर्टकट बताया था। वह आदमी पढ़ा लिखा और शरीफ लग रहा था। ड्राइवर उसकी बातों में आ गया, नया रास्ता लिया और हादसा हो गया। अब मुझे खिलाड़ी की चाल समझ में आ गई थी। उसने ड्राइवर के लालच का इस्तेमाल किया, उसे प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। असली सवाल था, वह आदमी कौन था जिसने ड्राइवर को वह रास्ता बताया? वही इस खेल का असली खिलाड़ी था या उसके बहुत करीब था? अब मेरे पास एक चेहरा था, ट्रक ड्राइवर ने बताया। लंबा कद, चश्मा, शांत स्वभाव। वह अक्सर यूनिवर्सिटी के पास कैफे में बैठता था। मैंने कैफे में पूछताछ की। पता चला वह प्रोफेसर वर्मा हैं, शहर के सबसे बड़े मनोविज्ञान प्रोफेसर। प्रोफेसर वर्मा का नाम सुनकर मैं चौंक गया। इतने सम्मानित व्यक्ति पर शक करना आसान नहीं था, लेकिन सारे सुराग उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने उन पर नजर रखनी शुरू की। उनकी जिंदगी में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। मुझे लगने लगा शायद मुझसे गलती हो रही है। लेकिन फिर एक दिन मैंने देखा, प्रोफेसर वर्मा गरीब इलाके में एक बच्चे से मिल रहे हैं। वह बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर का बेटा था। वह साइट एक बड़े बिल्डर की थी। मुझे समझ आ गया, प्रोफेसर वर्मा अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे हैं। बिल्डर उनका अगला निशाना था और वह बच्चा अगला मोहरा। प्रोफेसर वर्मा का नाम सामने आना मेरे लिए पहेली था। उनकी छवि साफ थी, समाज में इज्जत थी। फिर वह ऐसा क्यों कर रहे थे? मैंने उनके अतीत की पड़ताल की। पता चला कई साल पहले उनकी बेटी एक मॉल हादसे में मारी गई थी। उस मॉल का कंस्ट्रक्शन अधूरा था, लेकिन बिल्डर ने जल्दी खोल दिया। दीवार गिरने से कई लोग घायल हुए और प्रोफेसर वर्मा की बेटी की मौत हो गई। उन्होंने केस लड़ा, लेकिन बिल्डर ने पैसे और पहुंच से सबूत मिटा दिए। पत्रकार ने झूठी खबरें छापी, नेता ने बिल्डर का साथ दिया, कानून ने उन्हें निराश किया। अदालत में बिल्डर बेकसूर साबित हो गया। उस दिन प्रोफेसर वर्मा का विश्वास टूट गया। अब सब कुछ साफ था। जिनकी मौत हुई वे सब किसी न किसी तरह उस हादसे के लिए जिम्मेदार थे। ये कोई रैंडम हत्याएं नहीं थीं। यह एक पिता का बदला था जो वह अपने तरीके से ले रहा था। वह शतरंज का खिलाड़ी नहीं, एक टूटा हुआ पिता था। अब मेरे पास मकसद भी था और अपराधी भी। मुझे बस उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पर नजर रखी। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर वर्मा फिर उस बच्चे से मिले। उसे रिमोट कंट्रोल कार दी और कहा, अगर वह कार एक खास पिलर से टकराएगी तो उसे इनाम मिलेगा। मुझे शक था, कार में कुछ खतरनाक है। मैंने पुलिस को खबर की, लेकिन कहा, दूर रहें। अगले दिन बच्चा कार लेकर पिलर के पास खेलने लगा। बिल्डर साइट पर था। प्रोफेसर वर्मा दूर कैफे में बैठे थे। जैसे ही बच्चे ने कार पिलर की तरफ बढ़ाई, हमने उसे रोक लिया और कार जब्त कर ली। दूसरी टीम ने प्रोफेसर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कार में छोटा सा बम था। अगर वह पिलर से टकराती, पूरी इमारत गिर जाती। प्रोफेसर वर्मा अपने बदले में अंधे हो गए थे। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने शांति से अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, इस खेल में कोई नहीं जीतता। मैंने अपनी बेटी खोई और आज अपनी आत्मा भी। उनकी आंखों में गहरा दुख था। वह अपराधी थे, लेकिन शिकार भी। प्रोफेसर वर्मा का केस खत्म हो गया। उन्हें जेल हो गई। शहर में फिर से शांति छा गई। लोगों ने कुछ दिन बातें की और फिर भूल गए। लेकिन मेरे लिए यह एक सबक था। यह कहानी हमारे समाज का आईना थी। कैसे सिस्टम की नाकामी एक अच्छे इंसान को भी शैतान बना सकती है। यह घटना सिखाती है, जो चीजें सतह पर दिखती हैं वे हमेशा सच नहीं होती। हर हादसे के पीछे एक कहानी हो सकती है। हमें सवाल पूछने चाहिए, सच की तह तक जाना चाहिए। कभी कभी सबसे समझदार दिखने वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा चालबाज हो सकता है। जिंदगी भी एक शतरंज की बिसात है। हम सब इसके मोहरे हैं। हमारी एक छोटी सी चाल किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकती है। हमें अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी चाहिए। एक गलत चाल न सिर्फ हमारी बाजी बल्कि किसी और की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। अविनाशी शहर अब शांत है, लेकिन मेरे लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब मैं हर घटना को शक की नजर से देखता हूँ। प्रोफेसर वर्मा ने मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ इंसाफ और बदला, सही और गलत सब उलझे हुए हैं। इस दुनिया में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना होगा, क्योंकि इस खेल में एक भी चाल गलत पड़ी
तो जिंदगी शह और मात कह देती है।